नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जो भी पहली बार इस सीरीज के साथ जुड़े हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भरपूर हेल्प होगी। सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और ये प्रणाली या फिर ये पहल अभी हाल ही में जापान के द्वारा शुरू किया गया है, ई वीजा पहल। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आज के इस सेशन की बात करें तो आज के इस सेशन का जो हमारा मूल जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आती है, जो कि यहाँ पर भी हमने आपके समक्ष रखा है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और संबंधित तथ्यों के बारे में भी यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। एक एक करके सारे पॉइंट को देख लीजिए जो चर्चा इस वीडियो में होगी। देखिए यहाँ पर हमने पहला लिखा है कि गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल 15वां विश्वकर्मा अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है। अगला कि पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाईकोर्ट का एक जो फैसला अभी आया है, बहुत ज्यादा खबरों का विषय है। अब ये कैसा फैसला है वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अबू धाबी में होगा आयोजित। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी यहीं पर आयोजित होगा। अगला है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित हुआ या फिर आयोजित किया गया है। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया है। पंजाब में चुनावी संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया। खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी एक प्रकार का फल है, तो इसका जो फूल खिलता है इसी को लेकर यह महोत्सव आयोजित होता है। लेह लद्दाख में अभी आयोजित हुआ है। डोप टेस्ट में जो डोपिंग टेस्ट होता है खास करके खिलाड़ियों का, एथलीटों का, तो इस मामले में सबसे अधिक जो मामला दर्ज हुआ है वो भारत में हुआ है। तो इस रिपोर्ट की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अगला है मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक अर्थात एकमात्र वेट लिफ्टर है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में, इन सारे खबरों के बारे में, चीजों को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक से देखेंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको इस बात की दे दूं कि हम लोग नए एप्लीकेशन पे शिफ्ट हुए थे और एप्लीकेशन का नाम चेंज होकर हो चुका है बीएम ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन पर मतलब जो शुरुआत हुई है एक नई जर्नी की, हालांकि चीजें वही है यहाँ पर आपको जो मिल रही है। तो इसमें एक नई शुरुआत के तौर पर हमने एक प्रोमो कोड आपको दिया था, जो कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से इस कोर्स को ज्वाइन करने में एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दे रहा था। तो काफी लोगों ने इसे ज्वाइन किया है और आज आपके पास ये अंतिम मौका है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो चीजें आपको मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के जो आप क्लासेस रोज फॉलो करते हैं, इसका तमाम पीडीएफ फाइल भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, शॉर्ट में इसे कहा जाता है गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। बताएं कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था। प्रश्न को हमने पहले भी कई दफा आपको बतलाया है कि प्रश्न को अब एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो चीजों को हमने पुराने करंट अफेयर से भी रिलेट किया है। पिछला जो एग्जाम हुआ आप देखेंगे तो कई प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस 5 वर्षों का कम से कम प्रश्न पत्र किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। एक प्रकार से वहां पर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, एक तो यहाँ पर बात हुई कि गेल इंडिया लिमिटेड ने 15वां विश्वकर्मा अवार्ड जीता है, लेकिन 14वां जो अवार्ड मिला था ये बिहार के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने नाम किया था। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को 15वां सीआईडीसी, देखिए सीआईडीसी हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना, ये 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार अभी हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये आता है कि गेल इंडिया लिमिटेड को यह सम्मान क्यों दिया गया। वही जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि गेल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की,
जो कि आप यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो खास करके जब 2020 से मतलब कोरोना संक्रमण जो हमारे जो फैला था, उसके बाद से इस कार्य में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, क्योंकि ये मतलब संचालित हो चुकी थी, मतलब धीरे-धीरे हो रही थी। लेकिन जो लॉकडाउन रहा है, उस दौरान ये कार्य बहुत तेज़ी से हुआ था। तो आप लोग अगर बिहार में रहने वाले हैं, और आपको बता दूँ कि ये जो कवर करती है, ये 3 राज्यों को कवर करती है। एक तो बिहार है, बिहार के बरौनी से पश्चिम बंगाल और फिर असम तक। और ये आपको ध्यान रखना है कि बड़े पैमाने पर ये मतलब खुदाई का कार्य हुआ था, और जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, वही एक प्रकार का एक कह सकते हैं फ़ोटो है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 3 राज्यों को कवर करती है, और जो इसकी कुल लंबाई है, ये है 718 किलोमीटर। तो फिलहाल यहाँ पर जो ये अवार्ड मिला है, 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार, तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। और जो हम बात कर रहे थे पिछला पुरस्कार के बारे में, मतलब इसका जो पिछला संस्करण था, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें हमने लिखा है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल की गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अप्रैल 2023 में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, इसकी स्थापना दरअसल 1885 में हुई थी। ठीक है, तो 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये जो मकान का जो कह सकते हैं भवन जो है, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। उसी का एक प्रकार से नवीनीकरण किया गया है, एक अलग तरीके से एक नया भवन बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसी कार्य के लिए अभी हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को 14वां विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया था 2023 में, पिछले साल। तो फिलहाल यहाँ से ये ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल से संबंधित 2-3 पॉइंट है, जो कि हमें लगता है कि याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, जैसे कि अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात करें, तो ये पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है। पटना में एक स्थान है पटना मार्केट, जो कि गांधी मैदान से आपको थोड़ा-सा पूर्वी इलाका में दिखेगा। गंगा नदी के किनारे ही आस-पास तकरीबन वही मतलब एरिया है, पटना मार्केट के आस-पास अशोक राजपथ के जस्ट बगल में। तो ये आपको ध्यान रखना, यहीं पर अवस्थित है ये अंजुमन इस्लामिया हॉल। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और ये 1885 वही वर्ष है जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप इसकी स्थापना को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमने ये ऐड किया है कि सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वैनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट नामक एक संगठन की स्थापना की थी, या फिर स्थापित किया था एक संगठन इस नाम से, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन इसको लेकर एक चीज ये ध्यान रखिए, हालांकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, और ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। ये चीजें यहाँ से ध्यान आप लोग रखेंगे। और 1934 की बात करें, तो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था बिहार में 1934 में। तो ये भी प्रश्न शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ध्यान रखेंगे, जानकारी पर्पज से याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही है अंजुमन इस्लामिया हॉल का नया भवन। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से, यानी कि पत्नी का जो पैतृक घर होता है, पति के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों का जो भरण पोषण होता है, वो अपने ससुराल से, यानी कि पत्नी के पैतृक घर से अगर पैसे की मांग करता है, तो वो दहेज नहीं है। और यह अहम फैसला हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सुनाया है? देखिए, यहाँ पर हम इसको लेकर चीजें आपको बतलाएंगे। फिलहाल ये ध्यान रख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है, ये फैसला अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट अर्थात पटना उच्च न्यायालय ने सुनाया है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला सुनाया है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से, यानी कि अपनी पत्नी के पैतृक घर से पैसों की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दरअसल ये जो मामला है, ये जो केस है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझना है कि रिसेंटली जो कर सकते हैं एक मतलब कर सकते हैं सुनवाई हुई थी यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में। मामला ये था कि बच्चों की भरण पोषण के लिए जो मतलब ससुराल वालों से, यानी कि पत्नी के पैतृक परिवार से जब मांगा गया कुछ मतलब पैसे कि बच्चों का मतलब देख रेख करना है, तो उन लोगों ने दहेज का हवाला देते हुए केस कर दिया था। हालांकि यहाँ पर आप एक उदाहरण के तौर पर इसे जरूर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का आदमी है, और वो अपने ससुराल में अपने ससुर जी से
जो फादर इन लॉ हैं उनसे डिमांड करते हैं कि अपने बेटे की भरण पोषण के लिए कुछ उन्हें पैसे चाहिए। तो उनके मन के ऊपर डिपेंड है, उनकी शिक्षा पे वो कह सकते हैं आश्रित होता है कि वो देना चाहते हैं या फिर नहीं। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें देना ही पड़ेगा। तो यही मतलब एक तरह से थोड़ा-सा परेशानी का मामला विषय रहा होगा, जिसके बाद उन्होंने ये जो बार-बार ये कह सकते हैं माँग रहे होंगे भरण-पोषण के लिए कुछ राशि, तो इसी के परिणाम स्वरूप उनके ससुराल वाले यानी कि लड़की के पिता की तरफ से ये कह सकते हैं केस किया गया होगा। तो इसी की सुनवाई में ये अभी मतलब कहा गया है कि अगर कोई माँग करता है तो इसे एक प्रकार से दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हालाँकि सामान्यतः ये चीज़ें हर जगह नहीं होती है। ये एक प्रकार से एक्सेप्शनल केस के तौर पर देख सकते हैं। अगर किन्हीं का कोई बच्चा है तो उनकी देखभाल करना उनका परिवार का मतलब एक प्रकार से होता है। तो नाना-नानी जो होते हैं उनके, तो वो एक प्रकार से वो तो देखभाल करते ही हैं, वो तो अलग विषय है। अगर वो नहीं भी करें तो जो बच्चे का पिता होता है, माँ होती है, उन्हें उनका देख-रेख करना पड़ता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। हालाँकि यहाँ पर ये खबरों में थी तो इस वजह से हमने ये जानकारी आपको दे दिया है। इसे दहेज की संज्ञा नहीं दी गई है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। अब पटना हाई कोर्ट की बात हुई है तो कुछ चीज़ें इसको लेकर ध्यान रखिएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। एक तो ये स्थापना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश जो है पटना हाई कोर्ट के, ये कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि केरल के रहने वाले हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि केरल का जो साक्षरता दर है, वो भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, हालाँकि इसके पहले यानी कि हम जो बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें, तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चेमियर, ये इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के। जबकि एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, ये नाम ध्यान आप लोग रखेंगे। ये आज़ादी के बाद से यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद पटना हाई कोर्ट में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये नियुक्त हुए थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से खास करके पटना उच्च न्यायालय से संबंधित आपको ध्यान रख लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव आयोजित किया गया है? ये 2024 वाला संस्करण है और आपको मैं बता दूं कि ये लद्दाख की जो राजधानी है लेह, यहीं पर ये आयोजित किया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 6 अप्रैल को हुई है, जो कि 18 अप्रैल 2024 तक ये आयोजित होना है। दरअसल इसके उद्देश्य की हम बात करें तो संगीत, खरीदारी यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं व्यापार विनिमय आदि, और इसके अतिरिक्त खेल और नृत्य के माध्यम से खुबानी के फूल की स्थानीय परंपरा को बाहरी लोगों के साथ साझा करना। तो ये इसका एक मूल उद्देश्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। अच्छा, खुबानी जो यहाँ पर एक नाम दिख रहा है, एक्चुअली खुबानी खिलना महोत्सव इसका पूरा नाम है। खुबानी खिलना, खुबानी एक प्रकार का फल है जो कि गुठलीदार फल है। तो इसी का जो फूल खिलता है, जो कि आप यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो इसी के अवसर पर ये कह सकते हैं महोत्सव आयोजित होता है। जो कि अगर हम बात करें इस फल की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में ये उगाया जाता है। खुबानी जो फल है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालाँकि इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सबसे ज़्यादा खुबानी तुर्की में उगाई जाती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें, खबरों में है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। देखिए लद्दाख में इसके अतिरिक्त और भी कई महोत्सव आयोजित हुए हैं, जिनमें 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हेमिस महोत्सव, जो कि हेमिस मठ के नाम पर एक वार्षिक उत्सव है, जो कि यहाँ पर आयोजित होता है। लोसर महोत्सव, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पर आयोजित होता है लद्दाख में। ममनी महोत्सव, जो कि जातीय खाद्य उत्सव के रूप में आयोजित होता है। रिसेंटली ये आयोजित हुआ ये तीनों। तो ये चीज़ें लेह लद्दाख से संबंधित है, आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे खुबानी खिलना, खुबानी एक प्रकार का फल है जो इसमें फूल होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा व्हाइट होता है, इस प्रकार से मतलब पेड़ों में लगे होते हैं। यहाँ पर हमने एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक ये फूल है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारा संबंधित है लेह लद्दाख से, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है? तो जो विकल्प दिए गए हैं आपको दिख रहा होगा, इनमें मीराबाई चानू,
विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं यहाँ पर इसके बारे में कि मीराबाई चानू हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को फुकेत थाईलैंड में आयोजित IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता हासिल की है और इस उपलब्धि के बाद वे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई की थी। इतनी जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था, लेकिन अब जब ये प्रतियोगिता पूरा हो चुका है तो इसमें अब एक बात निकल कर ये सामने आती है कि मीराबाई चानू, जो कि आपको ये ध्यान रखना है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक जो पेरिस ओलंपिक आयोजित होना है, तो इसके लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक है मीराबाई चानू। तो ये अतिरिक्त जानकारी आप ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक जो कि आयोजित होना है 2024 में 16 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, तो एक भारोत्तोलक के तौर पर देखें तो एकमात्र भारतीय है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, जो कि क्वालिफाई की है। तो ये चीजें संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम आगे वाले पॉइंट में बात करें मीराबाई चानू की, तो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आप लोग जानते हैं कि मीराबाई चानू जो है मणिपुर की रहने वाली है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल हासिल किया था। मीराबाई चानू को आप यहाँ पर रजत पदक के साथ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट इस पर नजर डालिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारोत्तोलन में एक पदक जीतने वाली यह दूसरी भारतीय है। इससे पहले सिडनी 2000 जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी जो कि कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पहली महिला बनी थी। तो यहाँ पर अब ये दूसरी महिला बनी मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कोई मेडल अपने नाम किया है भारोत्तोलन में। ये कैटेगरी आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। अभी तक भारोत्तोलन में, अभी तक कह सकते हैं महिला कैटेगरी में किसी भी भारतीय महिला को ये स्वर्ण पदक नहीं मिला है। एक दो ही पदक मिला, एक तो कांस्य है, एक कह सकते हैं सिल्वर है, गोल्ड नहीं मिला है। तो ये चीजें यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता नामक एक वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पंजाब। आइए संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको दे दूं कि बूथ राबता जो कि चुनाव की जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट है, जो कि पंजाब के मालेरकोटला जिले का एक पहल है, जिसका मूल उद्देश्य जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में जो पंजाब का मालेरकोटला जिला है, यहीं पर इस पहल की शुरुआत हुई है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, पूरे पंजाब में नहीं बल्कि यहाँ पर इस जिला की हम बात कर रहे हैं, मालेरकोटला, यहीं पर इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, तो ये चीजें पुनः से आपको रिपीट करनी चाहिए। रिसेंटली हमने जानकारी आपको दिया है, एक प्रकार से रिवीजन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम आपको ये बतला रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकेगी। ठीक है, जो आचार संहिता का जो उल्लंघन का मामला है वो इस ऐप पर दर्ज किया जाएगा। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था ऐप को, सी विजिल ऐप। अगला पॉइंट है कि 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यों की पैनल ने पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। समझिए कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको आंसर करना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए, अगला पॉइंट है 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के मतदान के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा वोट देश के लिए अभियान आयोजित किया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये समझौता हुई थी चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच। हालांकि यहाँ पर अगले स्लाइड में वो तमाम बातें जो कि इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। एक तो ये ध्यान रखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव आयोजित हो रहा है या फिर होगा, ये 18वां लोकसभा चुनाव है, ठीक है। और ये 7 चरणों में आयोजित होगा, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक। और यहाँ पर वो तमाम जानकारी, जैसे कि मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान जो शुरू किया गया नए वोटरों के लिए, जो कि मतदान के प्रति उन्हें आकर्षित करेगा, 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक ये आयोजित किया गया पूरे भारत में। ये शिक्षा मंत्रालय के साथ एक पहल कह सकते हैं समझौता किया गया था। और सी विजिल ऐप अभी हमने आपको बता दिया। और इसके अतिरिक्त अगला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, नो योर कैंडिडेट ऐप, ये ऐप की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र में, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक डेटा जानने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी जानकारी वहां पर उपलब्ध है। सक्षम ऐप की बात करें तो विकलांग व्यक्तियों का मतदान केंद्र पर
पहुंचाने से लेकर उनका मतदान सुनिश्चित करने तक का मतलब एक पहल है इसमें, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 अगस्त महीने में नेशनल आइकन बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के द्वारा। बिहार स्टेट आइकन बनी थी 2023 में, जनवरी 2023 में मैथिली ठाकुर, और इसके बाद अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को नियुक्त किया गया था। तो ये चीज़ें खास करके इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, तो इसको हमने एक ही जगह एकत्रित किया है ताकि आपको भरपूर हेल्प हो। आप लोग जरूर इसे नोट कीजिएगा, अन्यथा आप लोग इसका जो पीडीएफ फाइल है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बना बनाया नोट हम आपको देते हैं। चलिए, यहाँ पर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 16 से 18 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, यहीं पर ये आयोजित होगा। क्योंकि यहाँ पर देश का नाम दिया गया तो यही हम सेलेक्ट करेंगे, विकल्प नंबर डी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का जो आयोजन है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया जाएगा 16 से 18 अप्रैल 2024 तक, और ये इसका 16वां संस्करण होने वाला है। ये चीजें इससे संबंधित है। अब अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है ये ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा समाधान अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन और नवाचारों अर्थात इनोवेशंस और नीतियों अर्थात पॉलिसियों को आगे बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य है जिसको लेकर ये आयोजित होता है। और 2024 में ये इसका 16वां संस्करण आयोजित होगा। जबकि पिछले संस्करण की बात करें तो ये 16 से 18 जनवरी 2023 को ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर इस 16वें संस्करण से संबंधित कोई जानकारी अगर निकल कर सामने आएगी तो वो हम आपको जरूर पुनः से बतलाएंगे। फिलहाल इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 1 से लेकर 2 अप्रैल तक यानी कि 2 दिवसीय ये तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप द्वीप समूह में। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास हाल ही में 1 से 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस अभ्यास को जो सूचित किया गया है ये 24 में से पहले, यहाँ पर 1/24 आपको दिख रहा है, तो 24 में से 24 भाग में से पहला है। ठीक है, ये इसे ध्यान रखना आपको। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो समुद्र में असीमित खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस को मान्य करना, इसी को लेकर ये अभी हाल ही में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये अभी हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित हुआ है, और जो इसका नाम है इस तटीय सुरक्षा अभ्यास का, यह है सागर कवच। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। बताएं कि 2024 में इसकी निर्धारित विषय या फिर थीम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य का जो स्तर है इस स्तर को ऊंचा करना है, और इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 में इसका थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अच्छा, एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस के हिस्से के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ के स्थापना दिवस को जो सेलिब्रेट किया जाता है इसी हिस्से के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और 2024 का थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब यहाँ पर आगे हमने लिखा है डब्ल्यूएचओ की चर्चा हुई है, तो 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ की 76वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, रिसेंटली हमने आपको बताया है और बहुत खबरों में भी है। तो डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कोविनेट नामक एक नया लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। दरअसल ये एक वैश्विक लैब नेटवर्क है, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ेगी। दरअसल आपको ये ध्यान रखना कैसे, अब यहाँ पे देखिए जितने भी कोरोना वायरस के प्रकार हैं जैसे कि SARS-CoV-2, MERS-CoV, जो भी कोरोना के प्रकार हैं, सभी कोरोना वायरस का प्रकार से पता लगाने अर्थात निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए जो उनकी कह सकते हैं डब्ल्यूएचओ की जो क्षमता है उसको एक प्रकार से बढ़ाने की दिशा में एक वैश्विक लैब नेटवर्क
कोविनेट लॉन्च किया है, जिससे पल पल की जानकारी मतलब एक प्रकार से निगरानी होती रहेगी, मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो इसी पहल को अभी हाल ही में शुरू किया है किसने, तो WHO ने। रिसेंटली हमने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। नवा प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अभी इनकार जो किया गया है वो किया गया सिंगापुर के द्वारा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 10वां प्रश्न है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है। तो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था भारत में। अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि डोप आखिर होता क्या, डोप टेस्ट आखिर है क्या, हालांकि हमने कई बार आपको बताया है। फिलहाल यहाँ पर आसान शब्दों में एक समझ लीजिए कि एथलीटों या फिर खिलाड़ियों के शरीर में जो भी प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं, जो भी वस्तु होते हैं, जो खास करके जो खेल से जो मतलब जो भी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, जिस खेल में वो चीज़ें अवैध होती है, तो अवैध तरीके से अपने शरीर में किसी भी चीज़ का वो उपयोग करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जो कि अगर अवैध है तो इसका पता लगाने के लिए ही ये डोप टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आई होप आप समझ चुके हैं। डोपिंग टेस्ट जो है वो खिलाड़ियों, एथलीटों आदि से संबंधित है। तो इसके सर्वाधिक मामले भारत में पाए गए हैं, जो वाडा का जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का जो नवीनतम रिपोर्ट है, इसके आधार पर करेक्ट आंसर है भारत। चलिए अगला है 11वां प्रश्न। किस बैंक के किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक समूह, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, विश्व बैंक के जो 14वें अध्यक्ष हैं कौन है, तो भारतीय मूल के अजय बंगा है। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है। तो किन दो देशों के बीच ये समझौता हुआ, तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, अथवा विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन हमने जरूर काटा था, कुछ परेशानी है हमारे साथ जिस वजह से, लेकिन अब ये कल से फिर रेगुलर रहेगा। ये कारण यही था कि कुछ दिक्कत था जिस वजह से 1-2 दिन क्लास अब्सेंट हुआ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मजबूर हो जाते हैं तभी जाके ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी जानकारी दी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।